हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र के उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका टॉपिक हमने थ्योरेटिकली इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम इससे संबंधित एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार के लगातार क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों, जो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ और फ्रांस। तो जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। दोस्तों, ये हमने अपने पूरे डिटेल क्लास के अंतर्गत आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किन चीज़ों को कहाँ से लिया गया है। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे प्रवक्ता राजनीति विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर उन सारे क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपकी एक अच्छी मजबूत प्रिपरेशन हो जाएगी। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत निर्देशक तत्वों को रखा गया है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों? तो दोस्तों, ये हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसकी डिटेल जो क्लास कराई है नीति निर्देशक तत्व की, उसको पहले वॉच कीजिए। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे आने लग जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता जो हैं उनके उनके मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाला कौन सा भाग है दोस्तों? ऑप्शन है मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, या राज्य के निर्देशक तत्व, या भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। तो नीति निर्देशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या क्या है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो उत्तराखंड सॉरी दोस्तों, जो संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो सिद्धांत अंतर्निहित हैं दोस्तों, एक तो आर्थिक सिद्धांत भी उसके अंदर हैं, और सामाजिक सिद्धांत में, प्रशासनिक सिद्धांत में। तो तीनों प्रकार के सिद्धांत उसके अंतर हैं। तो इस आधार पर उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो शामिल किए गए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मुख्यतः था दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करने का उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संविधान में राज्य के नीति निश्चित तत्वों को शामिल करने के जो पीछे उद्देश्य था, तो वो क्या था दोस्तों? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने नीति निश्चय सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो दोस्तों इसको बैंक के चेक के समान मान लिया नीति निश्चय सिद्धांतों को, लेकिन ये किसने माना है ये बताना है। तो एच कुंजरू या ए के अय्यर या एच बी कॉमन या के टी शाह ने। तो दोस्तों बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक जो कहा गया है निर्देश सिद्धांत को, वो कहा गया है के टी शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो दोस्तों जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नीति निर्देश तत्वों को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा। तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये है दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है। तो दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम हुआ था 1976 में, इसमें दोस्तों संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निषेधात्मों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन था और ये जो है दोस्तों 1976 में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो संविधान का कौन सा अंग ऐसा है दोस्तों जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निश्चय तत्व या नागरिकता। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निश्चय तत्व हैं दोस्तों, ये जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संविधान में जन में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राज्य जो कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है वो किस में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया गया है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो जो नीति निषेध तत्व हैं दोस्तों, इसमें संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है नीति निषेध तत्व में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नीति निषेध सिद्धांत हैं, तो नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार के हैं दोस्तों? वाद योग्य या वाद योग्य नहीं या मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं दोस्तों, ये वाद योग्य नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास पूरे नीति निषेध तत्व पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास इसके अंतर्गत होने वाली है। अगर आपने इससे पहले हमारी थ्योरी की पूरी कंप्लीट क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे। अदरवाइज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे एडिशनल क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपको नीति से तत्वों के कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट क्लियर करेगी, साथ ही ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन भी होंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निश्चय तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो नीति निश्चय तत्वों का जो क्रियान्वयन है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? ये दोस्तों सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। तो सरकार के पास जितने साधन उपलब्ध होंगे वो उसी आधार पर जो है नीति निश्चय तत्वों को जो है क्रियान्वित कर सकती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निश्चय तत्व में क्या अंतर है? तो दोस्तों चूंकि मूल अधिकार जो है संविधान में बहुत पहले से जुड़े हैं शुरुआत से ही, और यहाँ पर दोस्तों नीति निश्चय तत्व को संविधान के
संशोधन 1976 में ये किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब लेकिन मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या अंतर है, ये इसको डिफाइन करना है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ये सही इसलिए है क्योंकि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व दोस्तों वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व की जो बात कही गई है, इनमें कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य के जो निर्देश आदर्श वर्णित हैं दोस्तों क्या हैं, ये हैं दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत। तो राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत दोस्तों कल्याणकारी राज्य के निर्देश जो है आदर्श वर्णित हैं, उसके अंतर्गत हैं दोस्तों, नीति निषेध तत्व के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नीति निषेध तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम नीति निषेध तत्वों को क्रियान्वित कर दें, एक्टिव कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ऑप्शन है हाँ, कुछ का नहीं, या विवादग्रस्त। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि नीति निषेध तत्व को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को जो प्रोत्साहन देने की बात सन्निहित है दोस्तों, वो किस में है, वो है राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत। भारत के संविधान के नीति निषेध तत्वों में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक। तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात कही गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। तो दोस्तों हम बात करें कि जो समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसका एक अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस निम्नोक्त भागों में से किस भाग में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों का जो है पार्थक्य का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत दोस्तों, ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के निषेध सिद्धांत, या सातवीं तालिका। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो हैं संविधान के में राज्य के नीति सिद्धांत जो हैं दोस्तों, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के पक्षधर जो है प्रावधान है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में मूल नीति निषेध सिद्धांतों को किस कारण से सम्मिलित करना पड़ा, तो दोस्तों ये किया गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है संविधान के अंतर्गत नीति निषेध तत्वों को सम्मिलित करना आवश्यक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है।
तो दोस्त संविधान के अंतर्गत जो राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किसमें सम्मिलित की गई है दोस्तों? ये की गई है राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत। तो भारत के संविधान के जो नीति निषेध तत्व हैं, उसमें राज्य की नीति निषेध तत्व हैं दोस्तों, उसमें लोक कल्याण की संकल्पना को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान का संकेत करता है? तो संविधान का कौन सा अंग है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन है राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो दोस्तों इसमें जो है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो हैं, वो संविधान के ऐसे अंग हैं जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक संकेत का कार्य करती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य नीति का नीति निषेध सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी जो नीति है वो राज्य की जो है सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, ये बिल्कुल निजी इसके अंतर्गत आता है नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये भी बिल्कुल इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा गौवध निषेध, जो गोवध निषेध किया गया वो भी आता है दोस्तों इसके अंतर्गत। लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति, ये ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निषेध तत्व कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें नीति निषेध तत्व कौन सा नहीं है, ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने का, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, वो जो है मनोवैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो है तत्व नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी अन्य सभी आंसर सही होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य के नीति निषेध तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? यह है दोस्तों कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन है दोस्तों, ये राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल नहीं है। ये एक मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किसी नीति निषेध सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो नीति निषेध सिद्धांत को समाजवादी जो माना जाता है दोस्तों, किस में माना जाता है? वो ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों नीति निषेध सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निषेध तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों जो नीति निषेध तत्व है, इनका महत्व किसके लिए? ऑप्शन है नागरिक, राज्य, समाज या संघ। तो नीति निषेध तत्व का जो महत्व है दोस्तों, पूरे राज्य के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन है मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। तो भारत के अंतर्गत दोस्तों जहाँ समान संहिता लागू है वो है गोवा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 13 वर्ष। तो अगर हम बात करें कि किस वर्ष तक के बच्चे का होना जरूरी है, तो वह है दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो राज्य के अंतर्गत जो नीति निषेध सिद्धांत हैं दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों से थोड़ा भिन्न है। इसका रीजन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं दोस्तों, पर्वतीय नहीं हैं,
यानी कि परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अनचेंजेबल हैं, जबकि मूल अधिकारों को जो है परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों नीति निश्चय सिद्धांत जो है मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि मूल जो है नीति निश्चय तत्वों को जो है इसमें से जो है परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तन भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति तत्वों को मूल अधिकारों की पर वरीयता दी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 26वां, 42वां, 45वां या 52वां। तो दोस्तों इसमें हमने पहले ही चर्चा की है कि संविधान से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो ये 42वां इसका संशोधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों टकराव की दशा में राज्य के निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों की वरीयता जो प्रदान की गई है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा विकसित हुई है दोस्तों वो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 38 है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान रखा गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों वो होगा आपका अनुच्छेद 39A, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता का प्रावधान रखा गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों वो किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दोस्तों जो है भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यकाल से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो न्यायपालिका से कार्यकाल के पृथक्करण का जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था दोस्तों? ये किया गया था अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 50 में दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका के से पृथक्करण के उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से के संवर्धन से है? तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संवर्धन की बात करता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समझौते को संवर्धन किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दोस्तों जो हैंडीकैप्ड वगैरह और या दुर्बल होते हैं उनको किस शिक्षा संबंधी सुरक्षा कैसे प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में या अनुच्छेद
48 में। तो दोस्तों जो शिक्षा संबंधी सुझाव प्रदान किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 46 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन किया और साथ ही क्लास 9th ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारी क्लासेज हुई हैं इन्हीं से रिलेट ये टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन से हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।